हेलो फ्रेंड्स, साकार एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पटेल। आज मैं आप लोगों को राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म शब्द के बारे में अपने कुछ विचार बताऊंगा। दोस्तों, राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म ये शब्द आया कहां से और आजकल ये इतनी चर्चा में क्यों रहता है? तो दूसरे प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि ये इतनी चर्चा में क्यों रहता है। हमारे देश में अक्सर ही विरोध प्रदर्शन या आंदोलन होते रहते हैं और अक्सर ही इन आंदोलनों में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं और अक्सर उनको देशद्रोही और हमारे देश का विरोधी करार दे दिया जाता है। तो हम कब ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति देशभक्त या राष्ट्रभक्त है और कब ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति राष्ट्रद्रोही है, देश का दुश्मन है, विदेशी शक्तियों के इशारे पर काम कर रहा है? तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि राष्ट्र शब्द कहाँ से आया और राष्ट्रवाद जो एक भावना है वो कहाँ से आई। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्र का मतलब होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह जो एक साझी संस्कृति से जुड़ा है, जिनका जीवन शैली एक जैसा है और लोगों का ये समूह आपस में जुड़ाव की इस भावना को राष्ट्रवाद का नाम देता है। ठीक है, तो राष्ट्र जो है ये एक किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह है, लोगों का समूह। और ये समूह जो है ये आपस में जुड़ा हुआ होता है, इनके बीच में आपस में जुड़ाव होती है, आपस में एकता होती है, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होती है, प्यार की भावना होती है। और ये भावना कैसे पैदा होती है? ये भावना पैदा होती है एक साझी संस्कृति से। सभी इसी संस्कृति को फॉलो करते हैं। ये साझी संस्कृति का विचार जो है ये किन चीज़ों को शामिल करता है? तो इनकी क्या होगी? एक भाषा, एक धर्म, एक नस्ल, एक तरह की जीवन शैली। एक जैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, सिमिलर लैंग्वेज, तो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे, मन मिलेंगे। एक जैसा धर्म होगा, आपका ईश्वर आध्यात्मिकता का विचार एक जैसा होगा, एक ही पौराणिक गाथाओं से जो है ये लोग प्रेरणा लेंगे। जाहिर सी बात है, धर्म और दर्शन जो है लोगों को जोड़ देंगे। ठीक है, पूजा पाठ में लोग आपस में जुड़ जाते हैं। नस्ल की बात करें तो नस्ल या रेस का कॉन्सेप्ट यूरोप से आया है। वहाँ पर अलग अलग जो शारीरिक बनावट और सोच वाले लोग होते हैं उनको एक नस्ल माना गया है। ठीक है, और नस्ल के आधार पर जैसे किसी खास क्षेत्र के लोग जो हैं अपने आप को एक खास नस्ल का बताते हैं, जैसे कि स्लाव नस्ल, जैसे कि कॉकेशियन नस्ल, ठीक है, एंग्लो सैक्सन या नॉर्डिक नस्ल। तो एक नस्ल जो है विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं वाले लोगों का एक समूह होता है और विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं चूंकि देखने से ही पता चल जाती हैं, इसलिए एक नस्ल के लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। और जीवन शैली में आता है आपका रहन सहन, जिसमें जो ड्रेस आप पहनते हैं, जिस तरह के खाना आप खाते हैं, जिस तरह से आप एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, जिस तरह के घरों में रहते हैं, जिस तरह का आप काम करते हैं, जो काम आप जिस क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, या मनोरंजन का कोई ख़ास तौर तरीका। ठीक है, तो जिसमें आपका सर्कस वगैरह आते हैं, जिसमें लोकगीत, लोक नृत्य, संगीत इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो मनोरंजन के जो साधन है वो सब भी जीवन शैली में शामिल होते हैं और किसी खास क्षेत्र में लोग उन खास चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं और यही चीज़ें लोगों की क्या बन जाती है? पहचान, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मेक्स यू आइडेंटिकल। आपकी पहचान जो है वो कुछ ऐसी बन जाती है कि दूसरे लोग भी वैसे ही पहचान लेके चल रहे हैं और जो एक पहचान वाले हैं वो लगभग एक जैसे हम लोग को लगते हैं, उनमें डाइवर्सिटी, विविधता नहीं होती है। तो ये आइडेंटिटी आपको आइडेंटिकल यानी कि एक समान बनाती है और ये पहचान जब आपको एक समान बनाती है तो ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं, एक भाषा, एक धर्म, एक जीवन शैली, एक नस्ल, ये आपको साझी संस्कृति से जोड़ देती है। ये जुड़ाव या एकता जो है लोगों के समूह को बांधता है और यही कहलाता है राष्ट्र। राष्ट्र जो है वो असली ताकत है किसी भी देश का। इस राष्ट्र के ऊपर शासन का संचालन करने के लिए, चूंकि एकता है इसलिए सब मिलकर के शासन का संचालन करने के लिए सरकार का निर्माण करते हैं। तो एक संविधान होता है जो शासन के तौर तरीकों को निर्धारित करता है, वो लोगों के द्वारा बनता है और लोगों के प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं। ये आधुनिक जो है हमारी लोकतांत्रिक अवधारणा है। तो इस तरह से राष्ट्र जो है ये अपने ऊपर शासन करने के तौर तरीके खुद तय करता है, यानी लोग जो हैं अपने ऊपर शासन करने के तौर तरीके खुद तय करते हैं क्योंकि वो एक जैसा जीवन जी रहे हैं, लगभग एक जैसा जीवन जी रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग है। अब ये जो राष्ट्रवाद जो है, ये जो एकता और जुड़ाव का भाव है,
यही आपका राष्ट्रवाद है और ये विचार जो है ये आपका आधुनिक यूरोप में पैदा हुआ है। इसीलिए हम लोग इसको यूरोसेंट्रिक विचार कहते हैं। हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षा अध्ययन का विकास जो है शुरुआती दौर में यूरोप में हुआ। तो हमारा जो सोच है राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म जो एक साझी संस्कृति पर आधारित है, ये यूरोप से आया है। इसको यूरोसेंट्रिक विचार कहा जाता है। अब क्या है कि इतिहास में सबसे ज़्यादा राजनीतिक विचारों का आगमन, परिवर्तन, वैज्ञानिक खोजें, भौगोलिक खोजें, ये सब जो है शुरुआत में यूरोप में ज़्यादा हुई। इसीलिए दुनिया का इतिहास, दुनिया की संस्कृति के प्रति लोगों का दृष्टिकोण यूरोप के लोगों के दिमागी दृष्टिकोण से निर्धारित हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो ज्ञान विज्ञान है वो यूरोसेंट्रिक है। हमारा जो इतिहास, धर्म और कलाओं को लेकर के दृष्टिकोण है वो यूरोसेंट्रिक है, क्योंकि यूरोप के लोगों ने इस तरह के विचारों को पहले विकसित करना शुरू किया। अब वहां क्यों हुआ और दूसरे जगह क्यों नहीं हुआ, ये जो है किसी और डिस्कशन का विषय है। लेकिन हमारा जो ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण है, हमारा जो राजनीति के प्रति दृष्टिकोण है, कला के प्रति दृष्टिकोण है, ये यूरोसेंट्रिक है। तो यूरोप के लोगों ने यूरोसेंट्रिक दृष्टिकोण से इनको परिभाषित किया है कि राष्ट्रवाद जो है वो इस तरह की एकता पर आधारित होता है। अब यूरोप के लोग दूसरे देशों में गए, ठीक है, जैसे भारत में आए, चीन में आए, दक्षिण अमेरिका में गए, अफ्रीका में गए। तो यूरोप के लोग दूसरे देशों, दूसरे महाद्वीपों में गए। यहां पर इन्होंने उन देशों के शासन प्रणाली को हटा करके अपना कब्जा कर लिया और उन देशों के, उन महाद्वीपों के संसाधनों का इस्तेमाल अपने राष्ट्र के यानी अपने लोगों के फायदे के लिए शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन ने भारत पे कब्जा किया और भारत के अंदर में जो रिसोर्सेस थे, जो संसाधन थे, जैसे कि खनिज संसाधन, कोयला, लोहा इत्यादि, और वन संसाधन, कृषि संसाधन जैसे कि कपास इत्यादि, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ब्रिटिश लोगों ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को, अपने देश के उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए किया। इसका एक उदाहरण है कि भारत से ये लोग कच्चा कपास खरीद करके ले जाते थे और उस कपास से ब्रिटेन की सूती मिलों में कपड़े तैयार करते थे और उन कपड़ों को भारत में ही बेचते थे और इससे उनको बहुत तगड़ा मुनाफा होता था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था विकसित होती थी, वहाँ के लोगों को लाभ होता था, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता था और इस तरह से ब्रिटिश लोग जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग बन गए थे। तो भारत के अंदर में जो राष्ट्रवाद संबंधी विचार आया वो यूरोसेंट्रिक विचार है, क्योंकि यूरोपियन लोगों ने भारत पे कब्जा करके रखा था और भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास पाश्चात्य शिक्षा यानी कि यूरोपीय शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा के आधार पे हुआ है। हमारे यहाँ शिक्षा का शुरुआती दौर जो है यूरोसेंट्रिक रहा है और हमने राष्ट्रवाद को इसी आधार पर डिफाइन किया। अब हम जो है राष्ट्रवाद को यूरोसेंट्रिक आधार पर डिफाइन कर रहे हैं, यूरोप वाले भारत वालों को दूसरे आधार पर जज कर रहे हैं। यूरोप वाले भारत पर शासन करने के लिए आए थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत में राष्ट्रवाद जैसी भावना का विकास हो, क्योंकि ऐसा होगा तो भारत के लोग जो है अपने देश में खुद ही शासन करने का अधिकार मांगने लगेंगे। ये डर हमेशा यूरोपीय लोगों के मन में था। ब्रिटिश लोगों के मन में डर था कि अगर भारत के लोगों में एकता आ गई तो भारत के लोग भी यूरोपीय देशों से प्रेरणा लेकर के अपने ऊपर स्वयं शासन करने का या स्वशासन करने का अधिकार मांगेंगे। इसी को स्वराज कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये स्वराज यानी खुद पे शासन करने की भावना तभी आती है जब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और वो मानते हैं कि हम सभी का हित एक जैसा है। तो ये जो एकता है वो ये कहती है कि राष्ट्र के सभी लोगों का हित समान होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट, और इस कॉमन इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए हमको अपने ऊपर स्वयं शासन या स्वशासन करने की ताकत होनी चाहिए। तो एक राष्ट्र के लोगों के हित जो हैं एक होते हैं और इसीलिए उनको अपने ऊपर शासन करने का खुद का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि एक जैसी जीवन शैली है। सब चीजें जब एक जैसी हैं तो शासन एक जैसा क्यों नहीं हो सकता। ब्रिटिश लोगों ने इस भावना को रोकने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जैसा यूरोप में हमको ये राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भावना दिखाई देती है जो एक भाषा, धर्म, नस्ल, जीवन शैली पे आधारित है, वो भारत में नहीं है। इसके बारे में जॉन स्ट्रेची की एक पुस्तक है इंडिया। जॉन स्ट्रेची की पुस्तक इंडिया जो है ये भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के लिए एक गाइड बुक मानी जाती थी,
जिन लोग भारतीय सिविल सेवा में काम करने के लिए आते थे, जिनको भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विस को जो है भारत का स्टील फ्रेम कहा गया है, इसके अधिकारी, आईसीएस अधिकारी जो है वो भारत का प्रशासन संभालते थे, सभी विभागों को ये संचालित करते थे और इन्हीं के टैलेंट के दम पे ब्रिटिश शासन भारत में संचालित हो रहा था। और ये लोग क्या पढ़ करके आते थे? तो जॉन स्ट्रेची की पुस्तक इंडिया जो है, इसमें यह कहा गया कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारत क्या है? भारत एक भूगोल है। जॉन स्ट्रेची ने कहा भारत एक भूगोल है। इंडिया इज अ ज्योग्राफी, इट्स नॉट अ नेशन। क्यों ये भूगोल है? क्योंकि यहां पे बहुत सारी विविधता है और ये विविधता जो है ये आपके अंदर एकता विकसित नहीं होने देगी। तो इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों को यह कहा जाता था कि जिस तरह से राष्ट्र के सभी लोगों में एक जैसी जीवन शैली, एक जैसी साझी संस्कृति के आधार पर जुड़ाव पाया जाता है, एकता पाई जाती है, इस एकता के आधार पर लोगों के हित समान होते हैं और वो अपने ऊपर शासन करने के लिए सक्षम होते हैं। भारत इससे अलग है। तो जॉन स्ट्रेची की बुक इंडिया में यह आर्गुमेंट दिया गया कि भारत जो है ये विभिन्न समूहों का एक बड़ा समूह है। भारत एक भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे एशिया है, जैसे यूरोप है, जैसे अफ्रीका है, ये सब महाद्वीप हैं, वैसे ही भारत जो है वो एक भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें पर्याप्त विविधताएं हैं। बंगाली व्यक्ति गुजराती व्यक्ति से अलग है, ठीक है। मध्य प्रदेश के लोग तमिलनाडु के लोगों से अलग हैं, केरल के लोग पंजाब के लोगों से अलग हैं। तो इस तरह से भारत में पर्याप्त विविधता है। हर क्षेत्र में लोग जो है अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं। नस्लीय विविधता भारत में बहुत ज़्यादा है। एक ही क्षेत्र में आपको निग्रिटो नस्ल के लोग भी मिलेंगे, काकेशियन नस्ल के लोग भी मिलेंगे और आपस में घुल मिल गए। मेल्टिंग पॉट टाइप का जगह है भारत। नस्लीय विविधता है, लोगों की जीवन शैली में भी विविधता है। कुछ लोग जो हैं वो मिट्टी के घरों में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो घास फूस के घर बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि लोग तो जंगल में, पेड़ों में भी रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो है नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नॉनवेज को जो है अपराध मानते हैं, कुछ लोग जानवरों का मांस खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अन्न खा करके जीवन गुजारा करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपका खान पान के दृष्टिकोण में विविधता है। कपड़े लत्ते में तो भारत एकदम रंगीन देश है। यहाँ तो हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग जो है कपड़े पहनते हैं। ये आजकल हम लोगों ने एक शर्ट पैंट वाला ब्रिटिश तरीका अपना लिया है, नहीं तो भारतीय परिधानों में तो बड़ी विविधता है भाई। रंगारंग ईस्टमैन टाइप जो है हम लोग डाइवर्सिटी को अपनाते हैं। तो ऐसे में क्या है, जॉन स्ट्रेची ने कहा जब इतनी विविधता है तो ये लोग साथ में इकट्ठा नहीं हो सकते। इन लोग एक दूसरे की ना तो बात समझ सकते हैं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोग ना तो एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, ना तो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ना एक दूसरे का खाना खा सकते हैं। ये लोग साथ में कैसे आएंगे? इनके बीच एकता नहीं हो सकती। एकता नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे बड़ी विविधता है, एकता की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों को चाहिए कि विभिन्न जो धर्म नस्ल समूह के भारत के विविधता आधारित लोग हैं, ये लोग क्या करें, ये इन लोगों को जो है फूट डाल करके रखें और इनके ऊपर फूट डाल करके हमको इनके ऊपर शासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो ब्रिटिश लोगों ने एक मिथ क्रिएट किया जो कि जॉन स्ट्रेची के दृष्टिकोण से प्रेरित है कि भारत जो है ये एक भूगोलिक क्षेत्र है, इसमें विविधता है, एकता नहीं है, इसलिए भारत एक राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। यहाँ पर विभिन्न समूह हैं, ये समूह एक दूसरे से अलग हैं, इनको एक दूसरे के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ब्रिटिश लोग इन सभी से सुपीरियर है। ब्रिटिश लोग क्या थे? नस्लवादी थे। वो ब्रिटिश नस्ल को, गोरी नस्ल को अपने से सबसे ऊपर मानते थे और भारतीयों को निम्न नस्ल का मानते थे। तो उनका मानना था कि ब्रिटिश लोग नस्लीय रूप से ताकतवर हैं और कमजोर भारतीयों पे शासन करना उनका अधिकार है। भारतीय लोग कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि इनमें विविधता है और इनको जो है बांटे रखना, ये इंडियन सिविल सर्विस का उद्देश्य है। तभी इन पे शासन किया जा सकता है। इनके ईगो को, इनके प्राइड को, इनके आत्मसम्मान को कुचल दो। तो ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों के आत्मसम्मान को कुचलने के लिए ही भारत आते थे और भारतीयों पर शासन करने के लिए। यद्यपि ब्रिटिश शासन में बहुत सारी अच्छी बातें भी थी, लेकिन यूरोसेंट्रिक राष्ट्रवाद का जो दृष्टिकोण है उसको इन्होंने भारत पे लागू किया और कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं हो सकता। अब भारत में राष्ट्रवाद कैसे डेवलप हुआ? तो भारत में राष्ट्रवाद का यूरोसेंट्रिक अप्रोच काम नहीं करता।
सबसे पहले हमारे देश में हमने यूरोसेंट्रिक नेशनलिज्म का जो अप्रोच है, इसको हमने क्या किया, खारिज कर दिया। हमारे देश में जब राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ, इन्होंने कहा यूरोसेंट्रिक नेशनलिज्म की हमें कोई जरूरत नहीं। भारत में राष्ट्रवाद जो है, इसका आधार है हमारे देश की संस्कृति। तो हमने कहा तो भाई संस्कृति में तो बड़ी विविधताएं हैं। इस संस्कृति के सार तत्व में है सहिष्णुता या टॉलरेंस। इस संस्कृति के सार तत्व में है समझदारी, और इस समझदारी के आधार पर हम स्थापित करते हैं एक भावना जिसको हम कहते हैं विविधता में एकता। तो हमने यूरोसेंट्रिक अप्रोच को समाप्त करके एक नया दृष्टिकोण विकसित किया। हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन जब प्रारंभ हुआ, हमारे नेताओं ने अपने धर्म में सुधार करने का प्रयास किया। जैसे हम राजा राम मोहन राय को देखते हैं, ठीक है, स्वामी विवेकानंद इत्यादि को देखते हैं। इन्होंने अपने धर्म की बुराइयों को दूर करके यूरोसेंट्रिक दृष्टिकोण को रिजेक्ट किया। कहा हमारा प्राचीन काल का दृष्टिकोण भी पूरा नहीं पड़ता और यूरोसेंट्रिक राष्ट्रवाद तो बेकार है। हमारा जो राष्ट्रवाद है, हमारा जो एकता की भावना है, हमारे देश के लोगों में जो आपसी जुड़ाव है, वो कैसे पैदा होता है। तो भारत के सभी धर्म, भारत की सभी भाषाएं, भारत की सभी जीवन शैलियां, चाहे आप वेज हो चाहे नॉन वेज हो, चाहे आप राइस खाते हो चाहे आप रोटी खाते हो, चाहे आप सब्जी खाते हो चाहे आप दाल खाते हो, चाहे आप किसी भी तरह का वस्त्र पहनते हो, हम सभी एक दूसरे के साथ सदियों से रहते आए हैं। ब्रिटिश लोगों के आने से पहले, यूरोसेंट्रिक राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट से पहले ही हम लोग अखिल भारतीय स्तर पर एक दूसरे के साथ प्यार से रहते आए हैं। राजाओं में लड़ाइयां होती थी, लोगों में नहीं। इसका मतलब हम लोगों ने समझदारी दिखाई है, एक दूसरे को स्वीकार किया है, अपनाया है। हमारे अंदर सहिष्णुता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत है, और ये बर्दाश्त करने की ताकत हमें विविधता में एकता प्रदान करती है। मतलब हम डाइवर्सिटी को न सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं, विविधता को एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि जो जिस तरीके से जीना चाहता है उसको उस तरीके से जीने का मौका देते हैं, और उसके साथ हम भी अपने तरीके से जीते हैं और मन मिलाने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि विविधता में एकता, समझदारी हमारे राष्ट्र के सार में है। समरसता की भावना जो है, ये हमारे राष्ट्रवाद के सार में है। बुद्ध की फिलॉसफी को लीजिए, ठीक है, जहां पे वो ईश्वर के अस्तित्व पे भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। चाहे आप कबीर के दृष्टिकोण को देखिए, नानक के दृष्टिकोण को देखिए, जहां वो ईश्वर के प्रति समर्पित होने की बात करते हैं। ये सभी कहते हैं कि समाज में जो आपका भेदभाव पैदा हुआ है, जाति प्रथा, महिलाओं के साथ भेदभाव, ये सब गलत है। समानता हमारा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, और हम ये समानता तभी स्थापित कर सकते हैं जब दूसरे को, किसी अन्य व्यक्ति को हम वैसे ही स्वीकार करें जैसा वो है। जब एक परिवार के लोग एक जैसे नहीं हो सकते, एक क्षेत्र के लोग एक जैसे नहीं हो सकते, तो एक देश के लोगों से एक जैसा होने की उम्मीद क्यों की जा रही है। तो सबसर्वियंस यानी कि दूसरे के प्रति आज्ञाकारिता, ये हमारे देश की संस्कृति का सार नहीं है। सहिष्णुता, समझदारी, दूसरों के प्रति सम्मान, ये हमारे देश की संस्कृति के सार में है। समरसता यानी सब लोग मिल करके काम करें, ठीक है, एक आपसी संस्कृति के घोल मेल से हम लोग एक मजेदार लाइफ स्टाइल डेवलप करें, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह की चीजें कर सकें, ठीक है। जिस तरह से हम लोग भोजन में दाल, चावल, सब्जी, इन सबको मिला करके खा लेते हैं, जिस तरह से आपका पंजाब का व्यक्ति आंध्र प्रदेश के व्यक्ति की तरह कपड़े पहन करके भी एंजॉय करता है, ठीक है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का खाना जो है वो कर्नाटक में भी खाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही हम लोग एक दूसरे के जीवन शैली को एंजॉय कर सकते हैं और करते रहे हैं। बस अंग्रेजों ने हमारा भरोसा खत्म कर दिया, और इसीलिए हमारी राष्ट्रवाद का जो आधार है, सहिष्णुता है, समझदारी है, और हम लोगों को यूरोसेंट्रिक दृष्टिकोण को फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूरोसेंट्रिक नेशनलिज्म 21वीं शताब्दी में पूरी तरह से फेल्ड कॉन्सेप्ट माना जा रहा है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन का विकास हुआ है। यूरोप के देश जो कभी एक दूसरे से सैकड़ों सालों से लड़ाई कर रहे थे, ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई थी, फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई पे तो वर्ल्ड वॉर हो गया। आपस में इतने गुस्सा, इतना झगड़ा, इतनी कड़वाहट होने के बावजूद आज यूरोप के देश यूरोपियन यूनियन नाम का संगठन बना रहे हैं।
एक दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, एक दूसरे की संस्कृति के प्रति समझ बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप के सभी राष्ट्रों के लोग एक दूसरे के साथ मिल करके रहें, एक यूनियन के रूप में रहें। और ये यूरोपियन यूनियन जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया के सबसे सांस्कृतिक विविधता वाले क्षेत्र के रूप में उभर रहा है और दुनिया भर के लोग यूरोप जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर लोगों के जीवन में पर्याप्त स्वीकार्यता है, समझदारी है, सहिष्णुता है जो विकसित हो रही है। तो भारत वालों ने वो चीजें पहले हासिल कर ली जो यूरोपियन यूनियन के देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि आज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब समय यूरोपियन या यूरोसेंट्रिक राष्ट्रवाद से निकल करके भारत के राष्ट्रवाद के मॉडल को अपनाने का है। हम जब वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे होते हैं, हम अपनी जीवन शैली का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और यही बात कह करके स्वामी विवेकानंद ने दुनिया भर के लोगों का दिल जीता था। तो दोस्तों, राष्ट्रवाद के प्रति अपनी समझ को एक नया कलेवर देने की आवश्यकता है। थैंक यू।